वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में एक ऐसा डिस्कस करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग जो है कि आप सबसे पहले तो अपनी भाषा को शुद्ध करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लिखावट में आपको शुद्धता मिलेगी, शुद्ध शुद्ध कर सकते हैं आप। शुद्ध वाक्यों में जो है कि इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है, हाँ, शुद्ध अशुद्ध में। और बहुत सारे जो है कि हिंदी के टॉपिक से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देखना है। तो देखिए, विराम और विरामेत्तर चिन्ह, यानी विराम चिन्ह की हम भी बात करेंगे, और विरामेत्तर का मतलब विराम के अलावा भी जो बहुत सारे चिन्ह हैं उनकी भी हम बातें करेंगे। तो हिंदी देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ अन्य लिपि चिन्ह को विकसित किया गया है, ये कह रहा है। नोट्स में ये बातें लिखी गई हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन चिन्ह है। देखो बच्चों, एक चिन्ह है ये। हमने जो स्वर और व्यंजन वाली जो है टॉपिक पढ़ाया उसको आपको ध्यान से देखिएगा, उसमें मैं डिटेल बताया हूँ आपको। आप हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो है कि आप देख लीजिए। तो स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ अन्य लिपि चिन्ह हैं। देखिए, हमारी लिपि, ये जो लिपि है ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है बच्चे, समझ रहे हो? ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है। तो ये जो सारे चिन्ह हैं, तो इसको देवनागरी लिपि का चिन्ह माना जाता है, जिसमें इसको स्वर कहा जाता है, ये आपका व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से इन दोनों चिन्हों के अलावा जो कुछ अन्य चिन्ह हैं उसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो इसके अलावा भी कुछ चिन्ह विकसित किए गए। ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया, तो ये देवनागरी लिपि के चिन्ह हो गए। इनके अलावा भी कुछ लिपि चिन्ह विकसित किए गए। अच्छा, अच्छी तरह से स्पष्ट अर्थ हो सके, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा, जो अन्य चिन्हों को विकसित किया गया स्वर और व्यंजन के अलावा, तो उनको इसलिए विकसित किया गया कि जब भी किसी आप वाक्य को, किसी बुक को, किसी सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो उनका अच्छी तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह तथा विरामेत्तर चिन्ह। तो विराम चिन्ह में आप देखिए, ये विराम चिन्ह है, ये खड़ी पाई, कॉमा, हाँ, और आपका जो है कि ये अर्ध विराम है, ये क्वेश्चन मार्क है, कोलन है आपका, ये आपका विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। तो ये विराम चिन्हों के कुल कितने हैं बच्चों? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन 6 को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम पहला प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसको हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी 5 जो बचेंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रश्नवाचक में कह रहा है कि विराम चिन्ह जब कोई वक्ता, ये वक्तव्य नहीं बच्चों, वक्ता है। जब कोई वक्ता, जैसे मैं वक्ता हूँ, जो बातें बोलने वाला होता है, कोई सेंटेंस जो बोलने वाला होता है उसको वक्ता कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई वक्ता किसी उत्तर को जानने की जिज्ञासा रखता है, या जिज्ञासा रखने के मंतव्य या भाव या मन से मंतव्य या अर्थ पूरा कर लेता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जैसे बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा क्या है कि जब कोई वक्ता या लेखक, जैसे मैं जो बोलने वाला होता है वक्ता कहलाता है। मैं भी कुछ न कुछ सेंटेंस ही बोलूँगा, कोई ना कोई वाक्य बोलूँगा, किसी न किसी शब्द को बोलूँगा। तो वाक्यों में स्पेशली होता है कि जब कोई वक्ता या लेखक किसी सामने वाले व्यक्ति से उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा रखता है, या जिज्ञासा रखने के मंतव्य से, मंशा से अर्थ पूरा कर लेता है, तब वहाँ प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? ये मैं आपसे किसी उत्तर की जिज्ञासा रख रहा हूँ या उत्तर चाहता हूँ, तब वहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम पढ़ने जाओगे? हाँ, वह क्यों ऐसा कर रहा है? तो ये मैं प्रश्न पूछने की मंशा रखता हूँ। तो यहाँ पे आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। देखो, विराम चिन्हों में बच्चों देख लो, एक लिस्ट है यहाँ पे। सबसे पहले तो जो विराम चिन्ह है उनको आप देख लीजिए। तो विराम चिन्हों में आपको अल्प विराम, ये इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा, तो अल्प विराम है। पूर्ण विराम को खड़ी पाई कहते हैं। उप विराम है, ये जो कोलन का चिन्ह है बच्चे, इसको उप विराम कहते हैं। और विराम में एक छोटी सी बिंदी और एक कॉमा,
ये अर्धविराम है, ये योजक चिन्ह है, ये अवतरण है, ठीक है, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश, या आप इसको मैं बताऊंगा कि इसको विवरण भी कहा जाता है, विस्मयादि बोधक है, प्रश्नवाचक है, कोष्टक है। तो ये सारे चिन्ह हैं, ठीक है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग के प्रकार और प्रयोग के नियम के बारे में बात कर लें कि इनके कितने प्रकार होते हैं। तो ये सारे प्रकार लिखे हुए हैं और इनके प्रयोग के नियम भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ विस्मयादि प्रश्नवाचक चिन्ह की बात हमने कर ली कि जब कोई वक्ता या लेखक किसी भी व्यक्ति से या किसी सामने वाले से या किसी से भी प्रश्न पूछने का मंतव्य रखता है या उस सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछता है तो उसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बताएंगे जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में आ जाइए। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह देखो ये है। तो विस्मयादि बोधक लगाते समय वाक्य का भाव पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह तो हालांकि बहुत आसान होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कहीं एग्जाम्पल दिया हूँ। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं बताऊँगा, पहले इसी को समझ लो कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस लिए कैसे आसान नहीं होता। जैसे देखो बच्चों, ये अशुद्ध चिन्ह है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देखो यहाँ लगा हुआ है ना, ये सही नहीं है क्योंकि ये पूछ रहा है। देखो इसमें क्यों लगा हुआ है, एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे, किसको, ये सारे शब्द आए तो मात्र इन्हीं शब्दों को देखकर आप ये नहीं निर्धारित करेंगे कि वह सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। क्यों, कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला सेंटेंस क्या पूछ रहा है। सेंटेंस में ये कह रहा है बच्चों कि मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं। इसमें क्यों लगा है ना, और बाद में क्या लगा दिया इसने, प्रश्नवाचक चिन्ह देखो यहाँ लगा दिया, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है, ये रंग है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, खड़ी पाई होनी चाहिए। देखो मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं, यहाँ खड़ी पाई होनी चाहिए। इस मात्र क्यों के आ जाने से आप इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देंगे, यहाँ खड़ी पाई होगी तब जाके ये सही होगा। तो ये क्या है, ये गलत सेंटेंस है पहला। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है, ठीक है, और आपसे कह रहा है अपने दोस्त से कि देखो दोस्त, मुझे मालूम है कि तुम क्यों आए हो। तो इसका मतलब ये है ना कि वो अपने दोस्त से कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है। तो बताने के सामने आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। हमने प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको बताया कि प्रश्न पूछने की मंशा होगी या मंतव्य होगा या प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होगी, तब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी भाव पकड़ने हैं। आप क्या लाए हैं यह मालूम है, तो क्या वो बता रहा है, आप अपने से बोलिए कि आप क्या लाए हैं, यह भी मालूम है। तो इसमें क्या है कि प्रश्न पूछ नहीं रहा है, वह बता रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आप आम कैसे खाते हैं सबको पता है, तो ये आपके बारे में बता रहा है, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इसलिए खड़ी पाई होगी। देखो यहाँ कैसे लगा है, क्या लगा है, क्यों लगा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि मात्र क्यों, क्या, कैसे, किसके, इन शब्दों के आ जाने से आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाने हैं। ध्यान से उसके प्रश्न के, उस पूरे सेंटेंस के भाव को समझना है, ठीक है। अच्छा, विस्मयादि बोधक में हम फिर से आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक में कह रहा है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते समय वाक्य के भाव को पकड़ना जरूरी है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते समय आप उसके भाव को पकड़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्या, किसको, किसको, कैसे देखकर इन्हीं शब्दों को प्रश्नवाचक शब्दों को देखकर ही प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते बच्चों, तो इसका भी भाव पकड़ेंगे। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह जैसे वाक्य को पढ़ते समय उनको भाव को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इन दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रहे। वाक्य में किसी का ध्यान आकर्षित करते हुए कोई वाक्य कंप्लीट हो तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। देखो अगर किसी वाक्य की ये मंशा हो, ये मंतव्य हो कि आपसे प्रश्न पूछे, तब तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर किसी वाक्य को पढ़ते समय भाव ये निकले कि आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कोई वाक्य बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, जैसे रमेश, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि रमेश, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, इधर आओ, तो आपका ध्यान आकर्षित करा रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक होगा। तो इन दोनों वाक्यों को समझने के लिए, जैसे यहाँ पे ये तो हमने बता दिया, हाँ
यहाँ इसको भी देख लो, प्रश्नवाचक चिन्ह का एक और एग्जाम्पल है। आप दिल्ली जा रहे हैं, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ, जबकि इस सेंटेंस में कहीं क्या, किसी को, कैसे, कब, क्यों, ये सारे कोई शब्द नहीं लगा है, फिर भी देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। आप दिल्ली जा रहे हैं, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपके पापा मान लो पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तब आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। देखो इसका पूरा अर्थ क्या है कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, यानी उसकी मंशा है। यहाँ कहीं भी क्या नहीं लगा है। देखो इस पूरे सेंटेंस में क्या, किसी को, कैसे, कब, प्रश्नवाचक शब्द कोई नहीं लगा है, फिर भी ये पूरा सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसलिए आप समझ गए, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे अगर बस आप कह दे तब उसके आगे भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि क्या आप दिल्ली जाएंगे। नहीं पूछा जाता है, जैसे मान लो दो दोस्त खड़े हैं, पहले वाले दोस्त से हमने पूछा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो पहले वाला दोस्त कहेगा कि जी हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। उसके बगल में एक और दोस्त खड़ा था, तो हमने पूछा आप, बस इतना कह के रुक गया। बस आप कहने के बाद मैं कुछ नहीं बोला, तो पहले वाले की पूरी बात उसने सुनी थी, तो उसने कहा कि हाँ हाँ हम भी दिल्ली जा रहे हैं, यानी उसने हमारे प्रश्न का भी जवाब दिया। समझ रहे हैं। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, यानी सावधानी से आपको प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक दोनों को समझने हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है विस्मयादि बोधक में दोनों को साथ ले चल रहे हैं, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने की मंशा हो, मंतव्य हो, भाव हो, उसके मन में जिज्ञासा हो, तब आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्या लगा है या क्या वह शब्द नहीं लगा है। क्या, क्यों, किसे, कैसे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, चाहे वाक्य में लगे हों चाहे नहीं लगे हों, अगर उसकी मंशा है आपसे प्रश्न पूछने की, तब वहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई बात पूछी जा रही है या बताई जा रही है, तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इस दोनों में अंतर अच्छे से स्पष्ट कर लेना, नहीं कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। अगला दिया है विस्मयादि बोधक के बारे में, ही कह रहा है कि यदि भाव में आश्चर्य हो, भय हो, घृणा हो, ग्लानि हो, दुख हो, हाँ, उल्लास हो, प्रेम हो, बधाई हो, शुभकामना का भाव हो, तब यहाँ पे जो है आप विस्मयादि बोधक लगाएंगे। जैसे कमाल है, आप 6 घंटे से तैरते रहे, तो ये आश्चर्य कर रहा है, ओफ कितनी गर्मी है, तकलीफ की बात हो रही है, छी तुमने इतनी गंदी हरकत की, घृणा दिख रहा है इसमें, बदमाश मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, क्रोध है ये। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग्स जो है किसी वाक्य में दिखे, समझ रहे हैं। ये भाव कैसे होने चाहिए, भय के, घृणा के, ग्लानि के, दुख के, उल्लास, प्रेम, बधाई, शुभकामना आदि के, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक होगा। अशुद्ध प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ देखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों के बारे में अंतर लगा। देखो यहाँ सारी दुनिया के लोग ही आ गए क्या। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, अब वो क्या कह रहा है तुमसे, तुम दोनों मेला देखने गए, अब मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी, या किसी रैली में गए, रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी तुमने, या किसी एग्ज़ाम सेंटर पे गए, बहुत ज़्यादा भीड़ देखी, तो तुम्हारा दोस्त तुमसे कहा कि यार दोस्त यहाँ सारी दुनिया के लोग आ गए हैं क्या। तो वो क्या कर रहा है, वो विस्मय की बात कर रहा है। विस्मय में क्या होता है, आश्चर्य भी होता है, घृणा भी होती है, ग्लानि भी होती है ना, ये सारी चीज़ें ये भाव होती हैं। वो तुमसे जो है प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक लगेगा। प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है तुमसे। पता नहीं किन किन लोगों से पाला पड़ता है यहाँ, ठीक है, ये फीलिंग्स है। आप ही को चिंता पड़ी है क्या सारी दुनिया की, विस्मय, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें भाव में फीलिंग आ रही हैं आपको। ले लिया मज़ा ड्राइविंग का, बहुत ज़्यादा खुशी से हुआ, तो ये उल्लास की बात है। पता नहीं आप सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो, तो ये उसके लिए आश्चर्य की बात है। तुम 8 बजे उठते हो सो के बेटा, वो 3 बजे उठ जाता है, तो उसके लिए वो एक तरह से आश्चर्य वाली बात है। ये सभी झंझट मेरी किस्मत में लिखे थे क्या, काफ़ी दुख में है वो, तुम्हें धोखा देने के लिए मैं ही बचा था क्या, शौक है एक तरह से उसके मन में। ठीक है। तो ये सारी, बाप रे आज भी वर्षा होगी, ये आश्चर्य कर रहा है वो,
तो ये फीलिंग्स वाले जो सेंटेंस है बच्चे, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। देखो यहाँ क्या, किन किन, क्या, कैसे, क्या क्या, इन सारे शब्दों के कारण इसने सब में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। जबकि इनके भाव को आप पकड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, भाव को पकड़ेंगे तो ये सारी भाव आएंगी। किसी में भय आएगा, किसी में घृणा, किसी में ग्लानि, किसी में दुख, उल्लास, प्रेम, बधाई, शुभकामना। इसलिए ये क्या होगा, विस्मयादि बोधक होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा बच्चों। जैसे ये ध्यान आकर्षित कर रहा है, सुनो सुनो लड़कों, यह गलती दोबारा मत। बहनों और भाइयों, ये सारे जैसे मान लो बड़े बड़े नेता बेटा रैलियों में क्या कहते हैं, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों के बीच अपने जो है कि फला फला पार्टी के बारे में कुछ अच्छाइयाँ बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग हमें वोट दीजिएगा। तो सभी बहनों और भाइयों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, तब जो है कि वहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक। देखो यहाँ पे लगा हुआ मित्र, फिर मिलना जल्दी ही। तो ये मित्र का जो है ध्यान आकर्षित करा रहे हैं बोल के, इसका प्रयोग करके अपनी तरफ। अब उत्तर जानने के लिए, जैसे आप कल कितने बजे आएंगे, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है सीधे सीधे आपसे। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। अपूर्ण विराम को उपविराम भी कहते हैं, जहाँ एक मंतव्य या मन का भाव विचार एक के भी एक से अधिक भाग होते हैं तो उससे पहले कोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता दूं, कोई मान लो आपके मन में सेंटेंस है, आपके मन में कोई वाक्य आया, कोई विचार आया और उसके एक से ज़्यादा भाव हैं, तब वहाँ कोलन का प्रयोग करते हैं। हमारे मन में क्या विचार आया, हमारे मन में ये विचार आया कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, युद्ध शुरू हो गया। दो बातें हैं, पहला है कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध शुरू हो गया, दो काम हुए। तो किसी मंतव्य या विचार के दो भाग हो, एक से ज़्यादा हो, तो पहले वाले वाक्य को ख़त्म, मंतव्य या विचार को ख़त्म होते ही कोलन लगा देते हैं, फिर दूसरा वाला लिख देते हैं। एक ही आदमी अगर दो बातें एक साथ कह दे बच्चों, दो विचार एक साथ कह दें, तो पहला विचार यहाँ से यहाँ तक था, समाप्त होते ही हम कोलन या अपूर्ण विराम या उप विराम लगा देते हैं। जैसे अहिंसा मनुष्यता है, अहिंसा क्या है, पशुत्व है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म गांधी ने कहा था बेटा। तो अहिंसा क्या है, मनुष्यता है। जो लोग अहिंसा का पालन करते हैं वो मानवता की रक्षा करते हैं, मानवता के पक्ष में काम करने वाले लोग होते हैं। जो हिंसा को बढ़ाते हैं उनके अंदर पशुत्व होता है, यानी पशुओं वाली क्वालिटी होती है। तो दो विचार हमने एक ही साथ बोल दिया, तो पहला विचार समाप्त होते ही हमने कोलन ये लगा दिया, इस कोलन को उप विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे नाटक वगैरह के किसी लेखन में नाटक लिखा जा रहा है तो उसमें भी ये लगा के लिखा जाता है आगे। जैसे यहाँ पे नाटक में देख लो, विभीषण, हमें राम से युद्ध नहीं करना चाहिए, ये विभीषण का कहना है। तो विभीषण ने कहा तो उप विराम लगा दिया। फिर ये रावण फिर क्या कह रहा है कि उसने हमारी बहन की नाक कान काटे थे, तो यहाँ पे उप विराम या कोलन जो है लगा हुआ। ठीक है, अर्ध विराम में क्या होता है कि पूर्व विराम, जैसे एक चीज़ ध्यान रहो, अल्प विराम में क्या होता है कि बहुत थोड़ा सा ठहराव, अर्ध विराम में क्या होता है कि थोड़ा सा ठहराव ज़्यादा रहेगा लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रहेगा। अब पूर्ण विराम में क्या होता है कि पूरा ठहराव हो जाता है, आदमी रुक ही जाता है। पूर्ण विराम से जहाँ थोड़ा सा कम ठहराव हो उसको जो है कि अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, यह सामान्य बड़े वाक्य में उपवाक्य के बीच विराम या ठहराव के लिए लगाते हैं, इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, किंतु परंतु क्योंकि इसलिए तो भी इत्यादि के पहले एक ही और है जो अर्ध विराम है। देखो, एक अल्प विराम है, दूसरा अर्ध विराम है, तीसरा पूर्ण विराम है। तीन ये है ना, तीनों का संबंध एक साथ बता रहा। अल्प विराम में हम बहुत थोड़ा सा रुकते हैं, अर्ध विराम में ज़्यादा रुकते हैं, अब पूर्ण विराम में सबसे ज़्यादा रुकते हैं। लेकिन अर्ध विराम हम कहाँ लगाएंगे, जब दो छोटे छोटे वाक्य हों। हाँ, पहला वाक्य समाप्त होते ही इसलिए, परंतु, क्योंकि, तो भी, ये सारे शब्द लगे हों जो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं, उनसे पहले अर्ध विराम लगाते हैं। आओ सेंटेंस को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्थात फसल चौपट होकर रहेगी। तो कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, फिर हमने अर्ध विराम लगा दिया, ये इसको मिटा लिया और फसल चौपट हो जाएगी, फिर खड़ी पाई।
हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, इसलिए देखो अर्थार्थ से पहले हमने देखो ये अर्धविराम यहाँ लगाया, इसलिए यहाँ लिखा है, इससे पहले देखो हमने अर्धविराम यहाँ लगाया हुआ, यहाँ देखो अर्धविराम लगा हुआ, ठीक है। अर्थार्थ से पहले अर्धविराम लगा है, इसलिए से पहले यहाँ अर्धविराम लगा है। दो उपवाक्य हैं, दोनों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम अर्थार्थ कर रहा है, यानी योजक शब्दों से ठीक पहले अर्धविराम। हम जनहित के सभी कार्यों को सफलता तक पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि उनमें हमारा खुद का लाभ नहीं होता। तो अब क्योंकि इन एक ये पहला वाक्य है, ये दूसरा जो है कि उपवाक्य है, दोनों को जोड़ने वाला काम वो क्योंकि कर रहा है, और क्योंकि से ठीक पहले अर्धविराम लगा हुआ है। अल्प विराम क्या है, यहाँ थोड़ा सा रुकावट होता है, एक छोटा उपवाक्य के बाद अर्थ की स्पष्टता के लिए लगाते हैं। जैसे सुशील लगा दिया अल्प विराम, कुमार और महेंद्र खेल रहे थे, कानन अल्प विराम लगा दिया, प्रिया और नवीना पढ़ रही थी, ठीक है। नोट, अल्प विराम में दो संज्ञाओं के बीच लगाते हैं, दो सर्वनाम के बीच लगा देते हैं, विशेषणों के बीच लगा देते हैं, और क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे वह उठा अल्प विराम, उसने स्नान किया थोड़ा सा अल्प विराम, झटपट नाश्ता किया और चला गया। छोटे छोटे उपवाक्यों के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, बड़े उपवाक्यों के लिए नहीं बच्चे। बड़े उपवाक्यों के लिए तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। दो बड़े उपवाक्यों को जोड़ने के लिए योजक आते हैं, लेकिन किंतु परंतु उनके ठीक लगाते हैं। लेकिन छोटे छोटे उपवाक्य हों या छोटे छोटे शब्द हों या दो संज्ञाएं हों या दो सर्वनाम हों, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम संबोधन चिन्ह की तरह ही किसी विशेष सूचना और किसी विशेष कथन को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयोग में आता है। जैसे सुनो मैं भी चलूँगा, ये अल्प विराम जैसे अल्प विराम के बारे में कहा है ना, हाँ, संबोधन चिन्ह की तरह ही प्रयोग होता है। जैसे सुनो, उसने कहा रुक गया थोड़ा सा, मैं भी चलूँगा। अमित जो सीमा का पति है बहुत खुश है। छोटे छोटे उपवाक्य हैं, देखो बच्चे, ये छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। कथन को विरामेत्तर चिन्ह क्या होते हैं, जो विराम के अलावा 6 विराम हमने बताए थे, उसके अलावा जो चिन्ह है उनको विरामेत्तर चिन्ह कहा जाता है। पहला है हाइफन, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने, समास बनने शब्द और कारक को जोड़ने में काम आता है। जैसे माता पिता, दो शब्दों को जोड़ रहा है, कम से कम इनके बीच में लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ तहाँ, किसी न किसी, दूध ही दूध, गांव का गांव, पद यात्रा, गृह कार्य, यानी दो शब्दों को जोड़ने में, या समास वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह हम लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह का मतलब डैश का प्रयोग क्या करते हैं, कथन की स्पष्टता के लिए। जैसे बैठक में अनेक विद्यार्थी थे, अब कथन की स्पष्टता यहाँ तक नहीं हुई थी, बैठक में अनेक विद्यार्थी थे, फिर अभी स्पष्ट नहीं हुआ, विपुल, प्रतीक, अमन आदि, अब जाके स्पष्ट हुआ। तो इसका जो है चिन्ह हम यहाँ पे देखो यहाँ लगा दिए बच्चे, तो इसका ये डैश का प्रयोग हमने यहाँ पे कर दिया। विवरण चिन्ह का प्रयोग क्या कैसे करते हैं देख लो। यदि किसी कथन का विस्तार करना हो, स्पष्ट करना हो, व्याख्या करनी हो, तब हम करते हैं, ठीक है। जैसे भारत में मानसून के निम्नलिखित कारण हैं, अब यहाँ पे विवरण चिन्ह का हमने साइन दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने बहुत सारे कारण बताएंगे। लाघव चिन्ह में क्या होता है कि किसी भी छोटे, जैसे ये डा बना के जीरो, डॉक्टर, इसका मतलब समझ लेते हैं ना बच्चों, ये डा बना के जीरो, इसका मतलब डॉक्टर, तो ये होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह का प्रयोग, जैसे मान लो कोई बात, जैसे देखो तुम ठीक रास्ते पे चलो वरना डॉट 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 डॉट, ठीक है। लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो डॉट 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 करके 75 कर दिया हमने, ठीक है। अनुवृत्ति चिन्ह जो बार बार रिपीट होती हो, जैसे देखो अनुवृत्ति में रिपीटेशन वाली बात हो, जैसे श्रीमती लीला देवी, ये कोई सूची बनानी है 100 लोगों की, तो श्रीमती लीला देवी एक के आगे लिख लिया, उसके बाद भी महिलाएं हैं तो श्रीमती के आगे ये हमने क्या कर दिया, अनुवृत्ति चिन्ह, रिपीटेशन लगा दिया। ऐसा करते हो ना, सबके आगे श्रीमती लगाना है तो एक के आगे हमने लिख दिया, बाकी सबके आगे अनुवृत्ति का चिन्ह या रिपीटेशन के साइन ऐसे होता है, बनाते जाते हो।
विकल्प चिन्ह का मतलब होता है कि ऑब्लिक या स्लैश, बच्चे ऑब्लिक या स्लैश जानते ही हो, किसी ऑब्लिक दे देता है। हाँ, एकल अवतरण चिन्ह में क्या है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थितियों से बचने का संदेश दिया, तो ये एकल या अवतरण चिन्ह दिनकर को हम फोकस करना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र पर हम जो है कि फोकस करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। अर्थ की स्पष्टता और किसी विशेष शब्दों पे जो है फोकस करने के लिए। उद्धरण या अवतरण कोटेशन की बात हम कहाँ करते हैं, जब किसी कथन को करते समय प्रस्तुत, अच्छा, जब मतलब उनको विशेषता उनकी दिखानी हो तो उद्धरण का चिन्ह हम प्रयोग करते। जैसे जयशंकर प्रसाद को हम ऐसे कर दिया, तो ये नहीं कि कोई सामान्य आदमी की बात हो रही है, बहुत बड़े राइटर थे, उनको दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको जो है कि उद्धरण या अवतरण। अच्छा, एक चीज़ है, इसका ना ऐसे साइन होता है, ये है साइन, ठीक है, इसको ऐसे लीजिएगा। कामायनी, हाँ देखो, कामायनी मानव, यहाँ से कामायनी मानव विकास की मनोवैज्ञानिक गाथा है, इसको हम स्पेशली इस पर बल देना चाहते हैं। कोष्टक का मतलब यही है कि किसी भी, जैसे मान लो कोई चीज़ हमने लिख दिया, अपरिहार्य यही लिख दिया, ये अगर ना समझाने के लिए बच्चों को यहाँ लिख देते हैं जरूरी, अपरिहार्य नहीं समझ में आएगा बच्चों को, कोष्टक में जरूरी हम लिख देंगे तो वो इस बात को समझ लेंगे। तो किसी शब्द के आगे कोष्टक में कोई शब्द लिखते हैं तो उस सामने वाले शब्द की अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। स्मरण चिन्ह, हंस पद, त्रुटि चिन्ह, ये तीन चीज़ यही है। जब लेखक किसी शब्द या वाक्यांश को लिखते समय भूल जाता है तो कुछ नए शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, स्मरण चिन्ह का, हंस पद का, त्रुटि चिन्ह का। रेखांकन, अंडरलाइन, यही है कि विशेष रूप से किसी शब्द पर आकृष्ट करने के लिए अंडरलाइन कर देते हैं। बोल्डिंग, बोल्डिंग जो है कि बोल्डिंग क्या होता है बच्चों, कि बोल्ड लेटर करके, ताकि पाठक का ध्यान विशेष रूप से उस पर जो है कि आकृष्ट कराने के लिए जो है बोल्ड का चिन्ह लगा देते हैं। वक्र अक्षर इटैलिक लेटर का प्रयोग कब होता है, जब पाठक किसी वाक्य व शब्द पर विशेष बल देना चाहे, वही बात है, तो उसको टेढ़े में लिख देता है, इटैलिक में। टेढ़े मतलब जैसे मान लो टेढ़े में कोई वाक्य हमने लिख दिया, जैसे बोर्ड, इटैलिक में नहीं, जो टेढ़ा में होता है वो उसको लिखता है इटैलिक में। यहाँ पे बच्चों देख लो, ये हंस पद का मतलब ऐसे ये वाला चिन्ह होता है, ये सॉरी, ये वाला चिन्ह देकर कोई चीज़ छूट जाए, स्मरण चिन्ह में, हंस पद में ये कोई चीज़ छूट जाए तो उसके ऊपर लिख देते हैं। त्रुटि चिन्ह भी उसी तरह, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए, सारी बातें हमने इसमें बता दी हैं। इसमें कोई भी कंप्लेन हुआ तो आप इसको जो है कि दोबारा क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें जो है जो भी कमियां होंगी उसका आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।